हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब संध्या मेरे फ्रेंड्स को कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, पढ़िए बस। आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर आपके लिए आपका पेपर 1 और पेपर 2 पर ही टारगेट लेकर चल रही हूँ, ताकि आपके 50 नंबर के बड़े पेपर क्लियर रहें, क्योंकि उनसे हमारे नंबर बढ़िया बनते हैं। हम उसी से स्कोर करके जो 90% का टारगेट रखते हैं वो उसी से बनता है। तो 50 नंबर के आपके 3 पेपर हैं, हर बार रहेंगे। तो अब फिलहाल अभी हम पेपर 1 पेपर 2 पे ही फोकस किए हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपके कोर्स कवर होंगे दो दो एक दो सब्जेक्ट के, फिर सारे सब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूस करेंगे। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपकी क्लासेस का टाइमिंग जो है 8 PM पर रखा है। एक क्लास आपको 7 PM पर मिलेगी, एक क्लास आपको 8 PM पर मिलेगी। 2 क्लास मैंने आपकी शेड्यूल कर दी है, 2 क्लास आपकी चल रही है और रात को 9 बजे आपको यूपी नेट की क्लास मिलेगी। तो 3 क्लास आपके लिए मैं डेली डेली लगा रही हूँ, शेड्यूल कर रही हूँ। डाउट क्लास के लिए मैं लाइव आऊँगी और आप मुझे डाउट वहाँ पर पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पर आइए फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि टाइम निकाल कर पढ़ने का प्रयास करिए। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। कोर्स ही मैं शॉर्ट टर्म में इस बार पढ़ाऊँगी, यूपी टेट ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि अब हमको वो अचीव करना है। आप सेमेस्टर की जो क्लास है और पेपर है, रिजल्ट है, वो चीज़ें आप समझ गए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। बहुत अच्छा ये मैं सिखाना चाहती थी आपको, जो मैंने किया। आपको आइडिया है, पढ़ाएंगे, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, लेकिन वही वही बातें बताएंगे हम आपको जो आपके एग्जाम में संबंधित प्रश्न बनते आए हैं, जो हेल्पफुल रहेगा। बाकी हम पूरा फोकस आप यूपी टेट पर करेंगे, जिनमें आपको हर एक चीज़ पर सिखाई जाए। और आपकी ये 2 क्लासेस चलती रहेगी। डेली आपको 20 से 25 मिनट की क्लास मिलेगी, जिसमें छोटी छोटी बातें आपके सिलेबस से इंक्लूडेड जो है वो हम कोर्स पूरा कवर कर देंगे। और बाद में फिर एग्जाम टाइम, अगर आपका एग्जाम मई में होता है तो फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल 2 महीने का पूरा शेष समय है और आधा फरवरी बचा हुआ है। तो हम लगभग, हमारे पास बहुत समय है, हम आराम से सीरीज पेपर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने अब की बार महामैराथन करवाया था तो इस बार भी करवाऊंगी। हर चीज़ आपको प्रिपरेशन दूंगी बेस्ट से बेस्ट, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी और आपका सपोर्ट बना रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आइए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं। आप जुड़े शानी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। प्रतिभाशाली बालक, मैंने विशिष्ट बालक आपको बताए थे, उसमें से विकलांगता जो शारीरिक दोष वाले बालक है उन पे पूरा डिस्कस किया था। आज मैं आपको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, जिनमें से आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक, ये बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, मतलब विशिष्ट के अंतर्गत आते हैं और एकदम अव्वल होते हैं। हर जगह इनका नाम है, हर ग्रुप में इन्वॉल्व है, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हर कार्य में इनका नाम है। पढ़ाई में अच्छे, लड़ाई में अच्छे, पढ़ने में अच्छे, खाने में अच्छे, खेलने में अच्छे, हंसाने में अच्छे, हर चीज़ में इवन, ठीक है। तो वो होते हैं प्रतिभाशाली बालक। जैसे सभी बालक एक जैसे नहीं होते, कोई एक जैसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ शक्ल कहते हैं कि दुनिया में 7 लोगों की शक्ल एक जैसी होती है, अदरवाइज कोई एक जैसा नहीं होता। इनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनमें छोटे छोटे डिफरेंस, माइन्यूट से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्रतिभाशाली बालक किसी राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं। जो प्रतिभाशाली एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रिलियंस बच्चे होते हैं, वो एक राष्ट्र के लिए बहुत ही अनमोल होते हैं, अमूल्य होते हैं। उनकी कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल कार्य करते हैं, जो राष्ट्र के हित के लिए, अपने लिए तो अच्छा है, राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, वो राष्ट्र में योगदान देते हैं। अतः प्रतिभाशाली बालक की पहचान करना अति आवश्यक है। ऐसे बच्चों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए। तभी कोई विद्यालय उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था कर पाए। और रीज़न क्या है कि जब तक आप उस बच्चे की पहचान, खूबी को समझ नहीं पाएंगे, फिर आप उसके लिए वैसी चीज़ों के अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जो बच्चा, जैसे जैसे एक बच्चे, एक माँ बाप है, एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है गेम में बहुत अच्छा है, तो ये बात जब तक अपने माँ बाप नहीं समझेंगे कि मेरा बच्चा गेम में अच्छा था, तो उसको गेम खेलने के लिए नहीं भेजेंगे, या उसका वहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम में नाम नहीं दाखिल करवाएंगे, वो सीखेगा नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे। और उसी का कोई बच्चा है जो किसी और चीज़ में अच्छा है, कोई लड़की है तो वो कथक के डांस में बहुत अच्छी है, तो उसको जब तक वो जान नहीं पाएंगे तब तक वहाँ भेजेंगे नहीं। तो आपको जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी मेनली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता पिता के मान लीजिए पास 2 बच्चे हैं तो वो फोकस करके एक बार सीख सकते हैं। लेकिन टीचर होने के नाते, जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनेंगे, तो वहाँ पर जो बच्चे मिलेंगे, तो उसमें जो बच्चा जिस चीज़ में ब्रिलियंट है, जब आप उस चीज़ को पहचान पाएंगे तभी तो उसकी उस तरीके से मदद कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों की जो पहचान है, वो शिक्षक के लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के हित के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप विकास चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालक से श्रेष्ठ होते हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे बड़े होते हैं, उच्च, बड़े का मतलब लंबे नहीं होते, मतलब सुपीरियर रहते हैं। ये बालक ऊंची बुद्धि लब्धि वाले, इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 140,
तक होती है, जो टर्मन साहब ने कहा है। बहुत उच्च बुद्धि के होते हैं, बुद्धि इनका तेज होता है, आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि 120 के ऊपर भी मानते हैं कि 120 के ऊपर जो आ रहे हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, प्रतिभाशाली हैं। ये बालक एक साधारण बालक से अधिक योग्य होते हैं। जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उससे ये अधिक ज़्यादा मात्रा में योग्य होते हैं। जो इन्हें कार्य दिया जाता है उसे शीघ्र पूरा कर लेते हैं। जो भी कार्य इनको आप दोगे यूँ फटाफट करेक्ट एकदम क्लियर है हर चीज़। ये बालक साधारण बालक की कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं। ये बालक कभी कभी इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं कि जो नॉर्मल क्लास चलती रहती है जहाँ पर सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, फिर वो उनको उबाऊ लगने लगता है कि यार क्या ही पढ़ाया जाता है, मुझे तो आ रहा है। तो इनके मन में कभी कभी ऐसी फीलिंग आने लगती है और इन्हें कक्षा में कोई उत्तेजना नहीं मिलती, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ आती रहती है एकदम हम कंफर्म रहते हैं ना, फिर हमें वो क्लास मज़ेदार नहीं लगती है और हम उसमें जो है मस्ती करने लगते हैं या दूसरे को परेशान करने लगते हैं, कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं। क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे जिस बच्चे को पूरी चीज़ तैयार रहती है उसको आता है, वो दूसरे को भी पढ़ने नहीं देता। उसका कोई पर्पस नहीं होता कि मैं उसको ना पढ़ने, अब उसको कोई तो चाहिए बात करने के लिए, कोई तो चाहिए बैक बेचिंग करने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए। सब बच्चे पढ़ने में लगे रहेंगे तो उसका ध्यान नहीं लगता है, ठीक है। और कुछ होते हैं कि वो साइलेंट बैठे रहते हैं, पढ़े हैं, चुप रहते हैं, फिर भी देखते रहते हैं, रिविज़न करते रहते हैं। तो कई कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं। देखो कोई बच्चा होता है ना, घर पे पढ़ के अपना आएगा, अपना सब पढ़ के तैयार किया रहेगा, अपनी रैंक भी लेगा और पूरी क्लास भर में पूरे महीने भर गंधाया रहेगा कि अरे ये बेकार है, बेंच पे खड़ा हुआ, क्लास के बाहर खड़ा हुआ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, होमवर्क नहीं कर गया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो टॉप करेगा। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि एग्जाम टाइम में अपना पहले से पढ़ के तैयार किए रहते हैं और क्लास में बैठ के सब बच्चों को बोलते हैं अरे छोड़ो हो जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ये सारे उसी में आते हैं, ये सारी खूबियाँ ना, गुण अवगुण सब उसी में मिलते हैं। उच्च मानसिक योग्यता वाले बालकों को इंगित करने के लिए अनेक शब्द, जैसे जो हाई क्वालिटी मतलब जिसकी इंटेलिजेंस पावर अच्छी है, उनको हम किस किस नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, श्रेष्ठ बालक, निपुण बालक, तीव्र सीखने वाले बालक, होशियार बच्चे, जैसे कि आप सब बहुत होशियार ब्रो, बहुत ही होशियार हो आप सारे के सारे जितने लोग हो ना, बहुत होशियार, बहुत चालाक, ठीक है। तीव्र छात्र होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं, हर चीज़ में, हर काम में एकदम अव्वल, यस मैम लगाए रहते हैं, करते हैं। तो ये उनके जो नाम है उनको दे सकते हैं, पहचान सकते हैं ये सारी चीज़ें। प्रतिभा को सामान्य बौद्धिक योग्यता अथवा विभिन्न क्षेत्रों वाले, जैसे प्रतिभा जानोगे कैसे, हुनर पहचानोगे कैसे, तो उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है कुछ उसका टेस्ट लेकर कह सकते हैं। कुछ का आर्ट वगैरह में, कुछ संगीत, नृत्य, डिबेट वगैरह हो रहा है, कोई कंपटीशन है, कोई एक्टिविटी का कार्य है, तो उसमें हम आकलन करते हैं। विशेष योग्यता के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है इनको, उनकी जो क्वालिटी है उसी के बेस पे हम ये कहते हैं कि ये बच्चा इस कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपके गुण दोष ही तो लक्षण को दिखाते हैं। तो बौद्धिक दृष्टि से भी बहुत तेज होते हैं, इनकी बुद्धि लब्धि तेज होती है और ये विशिष्ट बालक कहलाते हैं, वो भी प्रतिभाशाली बालक। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। कोई लोग हैं परिभाषा दिए हैं, टर्मन और ओडन साहब है, इन्होंने बोला है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धि और खेल की सूचनाओं, रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालक से, मतलब ये बच्चे खेल का कार्य होगा तब आगे, सामाजिक कोई कार्य होगा जिसमें सहयोग लेना होगा तब आगे, विद्यालय का कोई कार्य होगा तब आगे, कोई इंडिविजुअल टेस्ट होगा तब आगे, मतलब हर फील्ड में सर्वांगीण विकास इनका हर तरीके से हुआ है। ये हर सर्वगुण संपन्न होते हैं, इनको हर एक चीज़ आती है, हर चीज़ में अव्वल रहते हैं, तो ये बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसा टर्मन और ओडन ने कहा। स्किनर और हैरी मैन इन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स फिर आगे वाला देखते हैं, स्किनर और हैरी मैन ने क्या कहा ये जानते हैं। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन एक प्रतिशत बालक के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इन्होंने बोला कि जो प्रतिभाशाली शब्द है वो सबको तो दे नहीं सकते हैं, सबको एक टाइटल दे नहीं सकते, उन्हीं को देते हैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये स्किनर और हैरी मैन का कथन है, उनका मतलब अपना विचार है। कॉल्सनिक की बात करते हैं तो वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण एक नई देन देने वाले हों, उनको हम प्रतिभाशाली कहते हैं। मतलब अगर उनके जैसे एक 5-5 साल के 5-6 बच्चे हैं तो उनमें जो बेस्ट होगा, जो अव्वल होगा, जो हर चीज़ में अच्छा है, फिर हम उसको कह देते हैं कि ये प्रतिभाशाली है इन कंपेरिजन टू 4 अदर्स। तो ये बात है। पॉल विटी इनका नाम है, पॉल विटी, ठीक है। प्रखर बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखते हैं या बनाते हैं, उनको हम कहते हैं, मतलब एक अच्छा रिकॉर्ड हासिल करना, एक अच्छा लेवल पे पहुंच पाना, पूरा जो गोल है वहां तक पहुंच पाना, अपने उद्देश्य को पूरा कर पाना, तो वो प्रखर बुद्धि के जो बालक हैं उनका जो है नाम प्रतिभाशाली रखना चाहिए या होना चाहिए। इन्होंने उन बच्चों को संबोधित किया। तो ये थी कुछ परिभाषाएं जो मैंने आपको शेयर की, टर्मन की, ओडन की, स्किनर की, हैरीमैन की,
कॉल्सनिक जी की और पॉल विटी की। तो 3-4 परिभाषाएं हैं। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न बनता है तो आपको लिखने को वहाँ पर 1-2 लाइन सिंपल परिभाषाएं आएंगी जो लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिस पर गौर फरमाते हैं। क्लास पसंद आ रही होगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला पॉइंट ये है कि प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि 120 के ऊपर होती है, जो कि टर्मन साहब ने पहले ही एक टेबल में बताया था और हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में चीज पढ़ी हुई है। दूसरा इन्होंने बोला कि प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनका शारीरिक यानी कि जो फिजिकली बॉडी है, जो उनकी फिजिकल ग्रोथ है, जो उनकी मेंटल ग्रोथ है, जो उनका इमोशनल फैक्टर है, अन्य बालक की तुलना में बहुत जल्दी और उच्च कोटि का होता है। वो बहुत जल्दी ही समझदार होते हैं, समझदार दिखते हैं क्योंकि वो ऐसी बातें पूछते हैं या ऐसे कार्य को करने से लगता है कि इतने छोटे से बच्चे के पास इतना बड़ा दिमाग कैसे आया, इतनी समझ कैसे आई। उनका भावात्मक फैक्टर भी काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, सीखते हैं। उनके प्रश्न हर बार अच्छे होते हैं। अच्छा ये क्यों होता है, ये किसके लिए है, ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है। वो छोटे बच्चे उस स्तर के प्रश्न पूछते हैं जिस स्तर के वो नहीं होते हैं। तो इससे ये होता है कि वह जो है बच्चा बहुत तेज़ है, पढ़ने में अच्छा है, हर चीज़ में अच्छा है, खुद से जिज्ञासु रहता है, शीघ्रता से सीखता है। कोई एक चीज़ सिखाओ तो उसके आगे अपना करने का प्रयास करता है। इमोशनल्स भी उसके अंदर होते हैं, मानसिक तरीके से भी प्रिपेयर रहता है क्योंकि शारीरिक से स्वास्थ्य तो मन अपने आप चंगा होता है। ये बच्चे कठिन कार्यों में, ये जो जो कठिन काम है, जो टफ काम है, कहीं चढ़ना हो, कहीं खेलना हो, जाना हो, करना कुछ भी हो, जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक का काम है, कुछ भी काम है तो उसमें बड़ा दिमाग लगाते हैं। जहाँ पे इनको वायरिंग फिट करनी हो, बल्ब जलानी हो, कुछ भी करना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, तो वहाँ पर इनका दिमाग बड़ा फटाफट बहुत क्विक दौड़ता है। तो कठिन कार्यों को करने में इनको बड़ा मजा आता है। ये बालक किसी घटना का बारीकी से निरीक्षण, ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कोई आया, कुछ हुआ, देखा और चला गया, लेकिन वो उसमें वो चीज़ जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न क्या था कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का। अगर आखिर ये चीज़ का जैसे कोई सोल्यूशन डाल दो तो काले से पीला हो जाए, तो ये काले से पीला क्या हुआ, आखिर सोल्यूशन में क्या था। तो उनका जो प्रश्न है ना वो क्या 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 ऐसा सेट कर रहता है। तो कोई भी घटना हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कार्य हो, तो ये बहुत बारीकी से एक एक मुद्दे को उठाते हैं, उस पर सोचते हैं। पांचवा पॉइंट है इन बच्चों को शब्दकोश विस्तृत होता है क्योंकि इतना क्या क्या का प्रश्न करते हैं। अच्छा क्यों, कैसे, क्या 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 क्या, तो इतना शब्द उनके साथ आता है कि उनका एक खुद की डिक्शनरी मेंटेन हो जाती है और शब्दों का संग्रह हो जाता है। छठा पॉइंट है कि बुद्धि की व्यक्तित्व परीक्षण में सबसे, जब बुद्धि का व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट जो आपको पढ़ाया था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास में, जो व्यक्तित्व परीक्षण एक पर्टिकुलर उसमें सबसे ऊपर आएंगे, हर चीज़ में बेस्ट रहेंगे। किसी विषय का गहन अध्ययन, कोई से सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऊपर से नहीं पढ़े, जिसमें आप में से कुछ लोग सब ऊपर से पढ़ते हैं। आप लोगों के दिमाग में सेट थॉट प्रोसेस बैठ गया है कि अरे सीरीज़ पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बात सच है कि आप सीरीज़ पढ़ लेंगे तो आपका काम काम हो जाएगा। काम का मतलब जानते हैं 70% पाएंगे, 75% पाएंगे। और ज़्यादा कुछ सोर्स कर लेंगे, बहुत अच्छा लिख लेंगे, कुछ भी हो गया, किस्मत अच्छी चमक गई, हो सकता है 80 पास है, 85 पास है, पा तो यहाँ पर जाएंगे। लेकिन टेट सीटेट कैसे निकालोगे, वहाँ कौन सा सोर्स लगाओगे, वहाँ तो लिखना है नहीं। यहाँ पे तो मान लो सपोज करो कि टीचर ने एग्जाम में देखा, कॉपी नहीं चेक की तो कुछ भी लिख के चले आए, ठीक है मैं मानती, एक केस में मान लेती हूँ। लेकिन टेट कैसे निकालोगे, वहाँ तो टेक करना है, वहाँ पे कोई सोर्स नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कैसे निकालोगे। टेट का लेवल अलग है, सीटेट का लेवल, सिलेबस एकदम अलग अलग है दोनों, एक कुछ है तो एक कुछ है। आखिर जब आप डीएलएड को कोर्स को अच्छे से नहीं समझोगे, नहीं वैल्यू करोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, तो टेट इतनी आसानी से फिर नहीं निकलने वाला है। जाओ 10,000 की कोचिंग करो, 10,000 की कोचिंग है ऑफलाइन, 10,000 की कोचिंग करो, बैठ के वहाँ पर नोट्स लिखो, फिर घर पे आओ जाओ, आने जाने में समय निकल जाता है, वहाँ बैठ के लिखने चला जाता है। यही होता है कोचिंगों में जो प्राइवेट चलती हैं। तो आप क्या करोगे, तो जब आप अपने कोर्स को ही अच्छे से पढ़ोगे तो कर ले जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, वो इसको ही बहुत थोरली और अच्छे से पढ़ते हैं। आठवां पॉइंट है इन बालकों का समान ज्ञान उच्च स्तर का होता है। जो जीके की नॉलेज होती है वो भी इनकी बहुत फास्ट होती है, देश विदेश में क्या हो रहा है और क्या क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, तो इनका ध्यान रहता है। इन बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अच्छा रहता है कि बारिश क्यों होती है, चांद ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, अच्छा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्या कैसे होता है, सेटेलाइट कहाँ जाती है, क्या है चांद, क्या है ग्रह, बहुत खोजबीन करते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। ये बालक अपने से बड़े के साथ दोस्ती करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं। ये जो क्वालिटी है, ये शायद मैं भी कहना चाहूँगी कि मेरे अंदर भी है, क्योंकि मेरी जो दोस्ती है वो मेरे लेवल के लोगों से बड़ी कम है। क्योंकि सबका फील्ड सेक्टर, कोई कहीं बढ़ गया, कोई किसी लाइन में चला गया, कोई किसी लाइन में चला गया, तो वो हाई हेलो तक सीमित है। लेकिन ये जो बड़े लोगों से दोस्ती है, मैं भी बहुत नहीं चाहती। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मुझसे बड़े एज के हैं, 5 साल 10 साल ऐसे बड़े बड़े एज के हैं, और उनसे फिर मैं सीखती हूँ, उनसे छोटी छोटी बहन बन जाती हूँ, और भी तमाम छोटा झुक के करके मैं उनसे वो चीज़ सीख लेती हूँ। तो ये चीज़ है कि ये बच्चे बहुत चालाक भी होते हैं कि आराम से अपना काम निकालने मतलब यूज़ न करना नहीं, मतलब वो उनके अंदर कला है, तो वो कला अगर हम उनसे कहेंगे कि हमको सिखा दीजिए, तो शायद वो
मना कर देंगे, लेकिन हम शायद उनके साथ रह के, उनके असिस्टेंट बन के या कुछ भी करके सीख लेंगे तो वो कला हमको अपने आप आ जाएगी। तो एक संबंध भी बन जाएगा और कला भी आ गई, तो एक पन दो काम हो गया। तो ये बच्चे बड़ों से दोस्ती ज़्यादा करते हैं, अपने उम्र के बच्चों से दोस्ती कम करते हैं। ठीक है, अब आप इसमें से अपनी खूबियाँ पहचानिएगा कि आप प्रतिभाशाली हैं कि नहीं है, बताइएगा कौन कौन प्रतिभाशाली है। ठीक है, जितनी खूबियाँ मैंने बताई हैं, क्या इसमें से कोई खूबियाँ हैं जो आपसे मैच करती है, ढूंढिएगा अपने अंदर इस चीज़ को। चलिए, अब इनकी समस्याएं भी हैं, अगर सारी बात तो अच्छी होगी नहीं, दिक्कतें भी तो होंगी। अब आओ दिक्कत पता करते हैं। पहली दिक्कत ये है कि ये आवश्यक है कि प्रतिभावान बालक को पहचान लिया जाए। ठीक है, कभी कभी ये बालक शिक्षक नहीं पहचान पाते हैं और इन्हें पिछड़े बालक मानकर उचित विकास नहीं होता है। कभी कभी टीचर इनको पहचान नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि गाँव के अगर आए हैं, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने हैं, देखने में थोड़ा अच्छे नहीं हैं, थोड़ा औधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ नहीं आता। आप उनको साइड कर दो, अरे पता नहीं कहाँ से आए हैं, कचड़े कूड़े से उठ के, आप ऐसा कुछ बोल दो उनको, तो ये कोई तरीका है? आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि गाँव के भी बच्चे हैं, उनको भी बहुत अच्छे होते हैं। गाँव से हैं तो क्या हुआ है, तो इस पृथ्वी के मनुष्य ही तो हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको इग्नोर कर दिया जाता है और बाद में जब अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं तो टीचर भी शेम फील करता है कि अरे मैंने तो उसको ऐसा कर दिया था। तो ऐसा नहीं करना है। तो जिसकी वजह से ये दिक्कतें भी देखने को मिलती है कि कला और सब कुछ है, लेकिन शायद आर्थिक स्थिति नहीं सही है, देखने में अच्छे नहीं हैं, तो टीचर उनको ध्यान नहीं देते, बच्चे से दोस्ती नहीं करते। फिर यहाँ पर क्या है कि साधारण कक्षा में पढ़ने पर प्रतिभावान बालक को अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने का अवसर नहीं मिलता और इस कारण से उनकी प्रतिभा कुंठित होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो वाकई में बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उनकी उम्र छोटी है, उनका एडमिशन 5th में ही हुआ है, उनको ज्ञान 10th के लेवल तक का हो गया है, तो उनको फिर वो क्लास काटने दौड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो प्रतिभावान तो है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो कैसे करें उसी में फंसे हुए हैं। तो जिसकी वजह से उनकी जो प्रतिभा है, जो हुनर है, वो कहीं दबता चला जाता है। वो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, उनको पास होना है। अब 5th पास करोगे, रिजल्ट आएगा तभी तो 10th तक पहुँचोगे। अब डायरेक्ट तो 10th नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बालक की मानसिक क्षमता अधिक होने के कारण यह वर्ष भर के कार्य को कम समय में जो साल भर का काम है वो उसको 6 महीने में कर लेते हैं। नॉर्मल बच्चा उसको 1.5 साल में करता है, साल भर के काम को 1.5 साल में करेगा, ये उसको 6 महीने में कर लेंगे। तो इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में, बहुत रे बहुत ज़्यादा। परंतु साधारण बच्चे की गति से अधिक चलना पड़ता है, इसलिए इसके सीखने की गति और योग्यता के अनुपात में नहीं हो पाती है। इस कारण समायोजन उचित प्रकार से नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब छोटा बच्चा जो है, जो समायोजन कर, इनके अंदर एडजस्टमेंट का गुण नहीं होता है, क्योंकि ये इतने ब्रिलियंट और तेज हो जाते हैं कि ये तो रुकने को तैयार नहीं है, इनको नया नया दो या तो। और जो बच्चे हैं उनको दिक्कत होने लगती है कि बड़ा आता है तो बैठे रहो, हमको तो नहीं आता है, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। टीचर फिर क्या करे, उस बच्चे की सुने कि उस बच्चे की सुने। तो प्रतिभाशाली बच्चे तो क्लास में कम ही होते हैं, नॉर्मल बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो टीचर भी नॉर्मल को लेकर चलेगा। तो ये सारी बातें हैं। 5th 4th देखिए, सामान्य कक्षा में पढ़ने पर प्रतिभावान बालक को विशेष योग्यता और स्वीकार्यता का पता चल जाता है, फिर वो जिसके कारण उनके अंदर अहम भाव की भावना विकसित हो जाती है। अब जब उनको पता चल गया है कि इस क्लास में हम ही टॉप करेंगे, हमेशा 1 पे हम ही आएंगे, ना टीचर हमको मारेगा, ना प्रिंसिपल हमको सजा देगा, ना कुछ मेरी जय जयकार होगा, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, जो कि बहुत गंदी चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि ये घमंड में ही चूर रहते हैं, उनका घमंड एक दिन टूट जाता है। तो जब आपको ऐसा हो जाएगा तो उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाएगी, फिर वो गलत कार्य करने लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं, बात कर लेते हैं। मैं लगातार बोल रही हूँ, आपको हर एक पॉइंट बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि मैं आपका पूरा माइंड मेकअप कर रही हूँ कि आप प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, क्या अच्छाइयाँ होती, क्या बुराइयाँ होती, क्या कमियाँ होती, क्या दिक्कत होती, सारी मैं बता रही हूँ, कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। आगे बढ़ते हैं, अब इनकी शिक्षा देख लेते हैं, पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए आखिर। तो पहला बात है कि कक्षा में प्रतिभाशाली बालक का चुनाव कर लेना चाहिए कि कौन कौन इसमें तेज है, कौन किस कैटेगरी में है, उसके हिसाब से आप अरेंजमेंट करने में आसानी होगी शिक्षक को। विशेष कक्षा का प्रबंध, कुछ स्पेशल कक्षा लगा दो, जैसे उनको लैब में भेज दो। अगर बहुत तेज़ है उनको लैब में भेज दो, अगर वो बहुत तेज़ है तो उनको कोई बड़ा सा सवाल दे दो जो टफ हो, लगाते रहे, बिजी रहेंगे उसी में। या तो उनको लाइब्रेरी से 5 किताब हेर के खोजने को ले आके दे दो, या उनको कोई कार्य दे दो जो उनके पढ़ाई से संबंधित हो, या उनको कोई नया टास्क दे दो, या उनसे कोई प्रश्न पूछ लो, वो उसमें उलझे रहें। तो इस तरीके के आप अरेंजमेंट कर सकते ताकि उनका भी मन लगा रहे और वो क्लास को डिस्टर्ब भी ना करें। सामान्य बालक से मिलने का अवसर प्रदान करना, ठीक है, सामान्य बालक से मिलने के लिए भी आप ये चीज़ सोचें। अच्छा, आप सीखो तो नॉर्मल बच्चे कहाँ तक है, क्या है, उनकी हेल्प करो। विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम का ना होना, जो आप जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं जो उनके आती हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर दो ताकि वो उसमें लगे रहें, क्योंकि उससे आपके स्कूल का भी तो नाम होगा, आपका भी तो नाम शोहरत होगी, उनका भी विकास होगा। शिक्षण पद्धति के द्वारा शिक्षा प्रदान करना, नई टेक्नोलॉजी से पढ़ा दो, नए तरीके से वही चीज़ समझा दो, क्योंकि हर एक चीज़ को करने के 2 तरीके होते हैं,
शॉर्ट कट लॉन्ग कट। तो मान लीजिए को शॉर्ट कट से पढ़ाए तो लॉन्ग कट बता दो, लॉन्ग कट से पढ़ाए शॉर्ट कट बता दो, कुछ ट्रिक से बता दो ताकि वो बच्चे को आता है लेकिन ट्रिक से उसके लिए भी आसान हो जाए तो उसका मन लगा रहेगा। शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान देना, टीचर उस पर बार बार टेंशन करे, ठीक है वो पढ़ने में तेज है तो आप भी इस पर थोड़ा टेंशन करिए। आप क्यों सोच लेते हैं कि वो पढ़ने में तेज तो हम ध्यान नहीं देंगे, उसको भी बार बार पूछो समझ में आया बेटा, राम समझ में आया, राम ये कर लिया, राम वो कर लिया, तो राम को लगेगा कि मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है तो राम भी उसे मन लगाएगा अपना। योग्य अध्यापक से संपर्क रखना, फिर वो बच्चा के उनको क्या करो कि जो और बड़े बड़े कॉलेज में बड़े बड़े हाई क्वालिटी के और हाई एजुकेशन लिए जो टीचर्स होते हैं उनका उसका कांटेक्ट बैठवा दो तो वो उनके पास बैठ जाए, स्पेयर टाइम में कुछ उनसे सीख पाए, जो सीनियर्स हैं उनसे कुछ सीख पाए तो उसका भी मन लगा रहेगा, उसका भी कार्य हो जाएगा, वो भी डेवलपमेंट कर लेगा, परेशान नहीं करेगा। ठीक है। पाठ्यांतर क्रियाओं का आयोजन, आप कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करा दो, एक्टिविटी में थोड़ा ज़्यादा फोकस करवा दो क्योंकि बच्चा खुद से पढ़ा है तो लैब साइंस का लैब का टेस्ट सबके घर में थोड़ी होगा, तो आप पढ़ ही सकते हो तो लैब करवाओ उसको ज़्यादा। वाचनालय, लाइब्रेरी में फिर सारी किताबें थोड़ी किसी के पास होगी, कोई लाइब्रेरी थोड़ी खोल के बैठा है घर में, तो उनको लाइब्रेरी में बिजी कर दो आप। ठीक है। क्लास में उन्नति में, क्लास में कुछ चेंजेस करो, सिखाने का बताने का अलग तरीके से, तो बच्चों को मन लगेगा। तो यही सारी आप अरेंजमेंट करके मतलब क्या है कि जितनी बातें बताई इसमें यही इतना है कि आप ये सारी जब क्रियाएं कर दोगे ना, मतलब टोटल कि उनको इंगेज रखो, नहीं तो वो आपको परेशान करेंगे, क्लास को पढ़ाने नहीं देंगे, आप उनको मारोगे, कंप्लेन आएगी, फालतू के लफड़े बढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप उनको किसी चीज़ में इंगेज रखो, उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ती रहेगी और उनका भी कार्य होगा और आपका भी कार्य होगा, ना वो आपको परेशान करेंगे ना आप उनको। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, फिर आज की ये क्लास मैं करती हूँ यहीं पर ओवर। आपकी ये 21 मिनट 22 मिनट की क्लास हो गई, जैसे मैंने आज आपको यहाँ पर प्रतिभाशाली वाला, जो प्रतिभावान वाला के जैसा कि आप भी बहुत सारे हैं आप लोगों में से, तो मैंने वो टॉपिक आपको क्लियर बताया और समझाया। अभी इनमें और भी बातें हैं जो मैं आपसे करूँगी, आपको हर एक बात बताऊँगी, सिखाऊँगी। क्लास कैसी लगी फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, नोट्स वगैरह कुछ भी लेनी हो करनी हो नोट्स बनाते रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहीं से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेना है करना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, बात करिए, आपको मिल जाएगा राज सर से। पढ़िए, एंजॉय करिए। अगर मई में पेपर होता है तो बहुत लापरवाही मत करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मार्च में रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर आपका ये अप्रैल का 1 महीना वही मई का बचेगा, तो आप जुट जाइए, मेहनत करिए, क्योंकि पिछले साल भी मई में हुआ था, हो सकता है कि इस बार थोड़ा मई 15 मई के बाद हो जाए, तो प्रिपेयर रहिए। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।